हेलो बच्चों, मेरा नाम है पवनदेव खंडूरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आपकी। पेज नंबर 96 अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी का, तो वहां पर एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी का एम है हमारे पास क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट है, मैंने बताया था, और उसी की वजह से जो लीफ होता है, ये प्लांट का जो पोर्शंस ग्रीन होता है, वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये हमने अच्छे से फोटोसिंथेसिस यानी सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया था। तो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है बहुत जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझा रखा है एनसीईआरटी में। तो उस एक्टिविटी में क्या है, हमने जो है स्टेप वाइज इसको करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, तो वहां पर हमने बोल रखा है कि भाई एक ऐसा प्लांट लीजिए जिसकी क्या हो, वेरीगेटेड लीफ, और फिर उस प्लांट को कहां रखिएगा, डार्क रूम में रखिएगा। यानी कि स्टेप फर्स्ट में जो बोल रखा है, टेक अ प्लांट ऑफ वेरीगेटेड लीफ, जिसकी जो है पत्तियां क्या हो, वेरीगेटेड हो, एंड प्लेस इन डार्क रूम, और उसको क्या करिएगा, डार्क रूम में रख दीजिएगा। अब यहां पर दो बातें हमारे समझ में आ रही हैं, या फिर दो बातें हमें देखने को मिल रही हैं। एक तो है बेटा वेरीगेटेड लीफ, क्या है, वेरीगेटेड लीफ, और फिर डार्क रूम। अब वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है कि ऐसी लीफ जिसमें कुछ पोर्शन जो है ग्रीन हो और कुछ पोर्शन जो है कलरलेस हो, तो उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो वेरीगेटेड लीफ हमारे पास इसके जो है एग्जांपल, दो एग्जांपल होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मनी प्लांट देखा होगा बेटा, मनी प्लांट हो गया, क्रॉटन प्लांट हो गया, क्रॉटन प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी वेरीगेटेड लीफ होती है। वेरीगेटेड लीफ को समझ लेते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मनी प्लांट बना रहे हैं, तो ये है मनी प्लांट, ये मान लीजिए हमारे पास मनी प्लांट है ना, ये मनी प्लांट है। इसको थोड़ा सा ये रूट बना दिया और इसकी लीफ जो बनाई ये है, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। और वेरीगेटेड का मतलब है कि ये वाले रीजन्स क्या है, मान लीजिए इसमें कुछ रीजन क्या है, ग्रीन है, और बाकी रीजन क्या है, कलरलेस है। जैसे हमने बोल दिया ये, तो मान लीजिए हमने बोला कि ये वाले रीजन क्या था, ग्रीन है, ठीक, ये वाला रीजन क्या है, ग्रीन है, और बाकी क्या है, कलरलेस है। तो इस तरह से तुम मनी प्लांट को देखोगे तो वो यही चीज होता है। वेरीगेटेड का मतलब वो लीफ जो है पूरा का पूरा ग्रीन नहीं है, कुछ पोर्शन उसका ग्रीन है, कुछ पोर्शन उसका क्या है, कलरलेस है। तो इसी को बोलेंगे हम वेरीगेटेड लीफ। अब वो बोल रहा है कि इसको प्लेस कर दीजिए कहां पर, डार्क रूम में। तो यहां पर जो है इस प्लांट को हमने प्लेस करा डार्क रूम। डार्क रूम का मतलब है कि जहां पर जो है सनलाइट ना जाए, सनलाइट नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यानी कि अब हम उसे प्लेस कर रहे हैं कहां पर, डार्क रूम में। और कितने दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए, 3 to 4 डे हमने जो है उसको डार्क रूम में रखा। यानी कि उस प्लांट को कहां रखा, डार्क रूम में। डार्क रूम का मतलब है कि वहां पर जो है सनलाइट नहीं जा रही है बेटा, है ना। तो ये जो है इस लीफ को रख दिया डार्क रूम में, ठीक। अब क्या है, ये देखिएगा, तो क्या होगा, इस लीफ ने जब यहां पर रहा होगा ये सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसने फोटोसिंथेसिस किया होगा, और इसने उस फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च बनाया होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाया होगा, और अपना फूड जो है इसने स्टोर कर दिया होगा अपनी लीफ में। लीफ को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री। अब जैसे हमने इसे डार्क रूम में रखा,
ये हमारे पास क्या है, डार्क रूम। तो यहाँ पर तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि इसे लाइट नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्या नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो जितना इसने पहले से जो है फूड को स्टोर कर रखा है अपनी लीफ में, उसी फूड को यानी कि उसी रिजर्व फूड मटेरियल को ये यूज करेगा अपने पर्पस के लिए, अपने इंटरनल एनर्जी के लिए। तो हम बोलेंगे कि प्लांट इसमें क्या कर रहा है, प्लांट इस डार्क रूम में क्या कर रहा है, प्लांट जो है अपना रिजर्व फूड मटेरियल को यूज कर रहे हैं, यूज रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। उस रिजर्व फूड मटेरियल को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बेटा, स्टार्च। प्लांट में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो उसी का ये क्या कर रहा है, यूज अप कर रहा है, ठीक है ना। अब बोल रखा है कि फिर उसको जो है फिर से सनलाइट में ला दीजिए, 3-4 दिन बाद उसको फिर से सनलाइट में ला दीजिएगा। यानी कि दूसरा स्टेप अगर हम करेंगे तो वो स्टेप 2 क्या है, स्टेप सेकंड है बेटा, कि उसको जो है फिर से प्लेस कर दीजिएगा कहां पर, सनलाइट में। आफ्टर दैट प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट, उसको सनलाइट में जो है प्लेस कर दीजिएगा, है ना। ये दूसरा स्टेप है। और हमने उस प्लांट को कहाँ प्लेस कर दिया, फिर से सनलाइट में उसको प्लेस कर दिया। तो हम इसको जो है यहाँ से निकाल रहे हैं और फिर से सनलाइट में रख रहे हैं। तो देखिएगा, जल्दी जल्दी समझिएगा, इसको जो है हमने फिर से सनलाइट में रख दिया, ठीक। यहाँ वाला पोर्शन ग्रीन, यहाँ वाला पोर्शन ग्रीन, यहाँ वाला पोर्शन ग्रीन, क्योंकि ये क्या है, वेरीगेटेड लीफ है, ठीक। अब जो है यहाँ पर हमने उसे सनलाइट में रखा, तो सनलाइट में थोड़ा सन भी बना के देख लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या करेगा, फर्दर फोटोसिंथेसिस करेगा। ये सन है, यहाँ से इसे जो है सनलाइट मिल रही है, SUN सन, ठीक। तो यहाँ पर इसमें क्या करेगा, ये फर्दर फोटोसिंथेसिस इस टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या होगा, फिर से फोटोसिंथेसिस होगी। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्दर फोटोसिंथेसिस इस टेक्स प्लेस, फर्दर फोटोसिंथेसिस इस टेक्स प्लेस। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा और फिर से वो ग्रीन वाला रीजन्स क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, स्टार्च बनाएगा। तो उसने फोटोसिंथेसिस करके फिर से क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। फिर उसको जो है बोल रखा है कि उस प्लांट की लीफ को तोड़ के उसे कहां पर डाल दीजिएगा, उबलते हुए पानी में डाल दीजिएगा, है ना। यानी स्टेप 3 जो है, हम यहाँ पर स्टेप 3 लिख लेते हैं, यहीं पर स्टेप 3, ठीक है। लीफ, आफ्टर दैट, इसके बाद जो है लीफ को कहाँ रख दिएगा, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में, है ना, बॉइलिंग वाटर्स में। लीफ इज प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर। उसके बाद उसको कहां पर प्लेस करिएगा, बॉइलिंग वाटर में। तो बॉइलिंग वाटर में उस लीफ को हमने रख दिया। जैसे जो है ये हमारे पास बॉइलिंग वाटर है, ये है बॉइलिंग वाटर, ठीक। यहाँ पर पानी क्या है, उबल रहा है, हम बोलेंगे ये क्या है, बॉइलिंग वाटर, ठीक है बेटा। तो हमने जो है इस लीफ को यहां पर रखा, इस वेरीगेटेड लीफ को, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन ग्रीन, ये वाला पोर्शन ग्रीन, ये वाला पोर्शन ग्रीन, ठीक, रखा। फिर उसको जो है, उसको कुछ टाइम तक रखा बॉइलिंग वाटर में, उसे फॉर फ्यू मिनट, यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर फ्यू मिनट, कुछ
मिनट के लिए। ऐसा नहीं कि रखा बस और कुछ करा नहीं, कुछ मिनट के लिए उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे और फिर उस लीफ को निकालेंगे वहां से और कहां प्लेस करेंगे, अल्कोहल में, है ना। और स्टेप 4 है बेटा, जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में क्या बता रखा है कि आफ्टर दैट, इसके बाद क्या करिए, इस लीफ को निकाल के अल्कोहल वाले सॉल्यूशंस में रख दिए, है ना। आफ्टर दैट लीफ प्लेस्ड इन अल्कोहल, कि उसको कहां पर डाल दीजिएगा, अल्कोहल में डाल दीजिएगा। तो हमने जो है उसको वहां से निकाला और कहां पर डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया। ये क्या है बेटा, अल्कोहल है। अल्कोहल तो जानते होंगे ना, इथेनॉल, ठीक। अल्कोहल में डाल दिया उस लीफ को, और फिर बोल रखा है, यानी कि ये डाल दिया लीफ को अल्कोहल में, और फिर बोल रखा है कि इस लीफ, ये जो है, ये अल्कोहल को जो है उस गर्म पानी में रख दीजिए, बिल्कुल ऐसा इस कंटेनर को, अल्कोहल वाले कंटेनर को जिसमें लीफ है, उसको गर्म पानी में रख दीजिएगा। यानी कि स्टेप ऑफ 5th जो है हमारे पास, स्टेप 5th, उसमें बोल रखा है अल्कोहल, वो जो है अल्कोहल वाला जो कंटेनर है उसको गर्म पानी में रख दीजिएगा। प्लेस्ड अल्कोहल कंटेनर इन बॉइलिंग वाटर, ठीक, विद किसके, लीफ भी उसमें होनी चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि ये बॉइलिंग वाटर है, ये बॉइलिंग वाटर था बेटा, हमने पढ़ा था ना ये भी, ये बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अब उसको हमने यहां पर रखा, अल्कोहल वाले कंटेनर को जिसमें अल्कोहल है, यहां पर क्या होगा, अल्कोहल, यहां पर अल्कोहल होगा, ठीक। और ये लीफ भी यहां पर प्रेजेंट होगी इसके अंदर, ठीक। ये वाला पोर्शन ग्रीन 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 ग्रीन, ये वाला ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है कि तुम्हें ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो ये ग्रीन वाला रीजन है, ये रीजन जो है डिसअपियर होगा। डिसअपियर का मतलब है ये यहां से ग्रीन जो पोर्शंस है, यानी कि ग्रीन जो क्लोरोफिल है, वो कहां पर जाएगा, धीरे धीरे वो ग्रीन वाला रीजन कहां पर जाएगा, इस अल्कोहल सॉल्यूशन में छूटने लग जाएगा। तो तुम्हें उसके बाद यहां पर ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगी कि जो है यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगी तुम्हें। इस स्टेप में क्या मिलेगी, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन। तो इस स्टेप में ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेगी कि जो ग्रीन पार्ट है लीफ का वो बिकम्स कलरलेस हो गया, है ना। यानी कि ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो है ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ बिकम कलरलेस, वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक। और दूसरी ऑब्जर्वेशंस क्या देखने को मिलेगी, जो अल्कोहल है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी कि दूसरी ऑब्जर्वेशंस है अल्कोहल बिकम ग्रीन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा अल्कोहल। इसका मतलब सारा का सारा जो क्लोरोफिल है इसमें छूट गया इस अल्कोहल में, है ना। लास्ट स्टेप जो है यहां पर वो है स्टेप 6 हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या है, उस लीफ को वहां से निकालते हैं और उस लीफ पे क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशंस डालते हैं।
फिर वह यानी कि वहां से लीफ निकाला एंड उस लीफ को जो है आयोडीन सॉल्यूशन डाला, है ना। आफ्टर दैट आयोडीन सॉल्यूशन, या फिर जो आफ्टर दैट लीफ डिप इनटू आयोडीन सॉल्यूशन, इस तरह से लिख देते हैं, लीफ डिप इन आयोडीन सॉल्यूशन, कि उसके बाद उसको कहां पर डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशंस में डाल दिया। ठीक, तो जैसे आयोडीन सॉल्यूशन में लीफ को डाला, अब वो लीफ तो ग्रीन तो रह नहीं रखी है, वो कलरलेस हो गई है। जैसे हम बोल रहे हैं ये लीफ है, कलरलेस लीफ है, पूरी की पूरी कलरलेस हो गई। और जैसे हमने वहां पर क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन, क्या डाला बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, तो वो जो ग्रीन वाला रीजन होगा, वो ग्रीन वाला रीजन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा या फिर ब्लैक हो जाएगा, वो ग्रीन वाला रीजन। क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन किसका कन्फर्मेशन करता है, स्टार्च, कि जहां जहां पर स्टार्च होगा आयोडीन सॉल्यूशन उस स्टार्च को जो है बताएगा कि भाई यहां पर स्टार्च था। कैसे, क्योंकि वो उस स्टार्च को क्या कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब हमने बोला कि जहां जहां ग्रीन कलर था वहीं ब्लू कलर का अपीयरेंस आया, इसका मतलब वहीं पर स्टार्च था, है ना। हम बोलेंगे कि जहां पर जो है ब्लू कलर आएगा वहीं पर जो है, जहां पर ग्रीन कलर था वहीं पर ब्लू कलर आया, इसका मतलब स्टार्च ने वहीं पर स्टार्च बना। और स्टार्च कब बना, फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फोटोसिंथेसिस केवल और केवल ग्रीन वाले रीजन में हुई। और ग्रीन वाले रीजन में क्यों हुई, ग्रीन वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन है, यानी कि बाकी वाले रीजन में जो है कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल नहीं था। ठीक, केवल ग्रीन वाले रीजन में ही क्लोरोफिल था, तो वहां पर जो है फोटोसिंथेसिस हुई और स्टार्च बना। और उस स्टार्च का कंफर्मेशन किसने कर दिया, आयोडीन सॉल्यूशंस। तो हम ये कंफर्म कर दिया कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, क्योंकि वहीं पर क्या बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक है ना। फिर अब इसका जो है रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट जब लिखा तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, ये कंफर्म हो गया कि भाई जहां पर क्लोरोफिल था वहीं पर स्टार्च बना। ठीक है ना। कि जो है आयोडीन सॉल्यूशन confirm that iodine solution confirm that presence of starch, ठीक, and starch form only at the regions of chlorophyll, and starch form only at the region of chlorophyll, कि वो क्लोरोफिल वाले रीजन में ही बना। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक, दैट्स वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दैट्स वाई हम आगे लिख लेंगे, दैट्स वाई क्लोरोफिल is essential for photosynthesis। ये हमारे पास बात प्रूफ हो गई। तो इतना समझ में आया बेटा, ये थी एक्टिविटी। इज इट क्लियर? चलो छाप लीजिए, बहुत आसान है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास प्लांट ऑब्टेन CO2। ठीक है ना, यहां पर ये टॉपिक डाल रखा है कि प्लांट जो है किस तरह से CO2 को लेता है, ऑब्टेन करता है। ठीक है बेटा, तो ये जैसे एक लीफ है, ये लीफ कट सेक्शन है लीफ का। जैसे मैं बात करूं कि ये प्लांट है, प्लांट की ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ हमने यहां से तोड़ दी। ठीक है ना,
और ये जो है कट सेक्शंस है। कट सेक्शंस का मतलब कि इसको हमने जो है यहां से कट कर रखा है, तो ये जो है यहां पर दिखा रखा है मैंने, ठीक है, तो ये कट सेक्शंस है। तो यहां पर जो है ये कट सेक्शंस है लीफ का कुछ इस तरह से, ठीक। तो इसका ऊपर वाला रीजन ये वाला है जहां पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, और नीचे वाला रीजन जो है ये वाला है जहां पर जाइलम प्रेजेंट होता है। और फ्लोएम क्या करता है बेटा, फूड का कंडक्शंस करता है, और जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शंस करता है। फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मैंने बताया था, और जाइलम का जो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, वो अपवर्ड। और ये जाइलम ही जो है किसका अपोजिशन करता है, ग्रेविटी फोर्स का अपोजिशन करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोजिशन करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है जाइलम जो है वाटर को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शंस में भेजता है पानी को, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डायरेक्शंस में लगता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इसलिए माना जाता है कि जो जाइलम है, जाइलम वेजल्स जो है, ये जो है अपोजिशन करता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब इसका जो है क्रॉस सेक्शंस व्यू हम देख रहे हैं। क्रॉस सेक्शंस मतलब इस लीफ के अंदर क्या है उसका क्रॉस सेक्शंस व्यू देख रहे हैं उठा के इस तरह से, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली लेयर हो गई ऊपर, जो ये ऊपर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं बेटा वैक्सी क्यूटिकल लेयर। इसके ऊपर जो ये ऊपर साइड है इस लीफ का, और इस लीफ के जो ऊपर साइड है इसको यहां पर जो है एक स्मूथ सी लेयर प्रेजेंट होती है। स्मूथ वो किसकी होती है, वैक्सी। वैक्सी का मतलब है जैसे मोम नहीं होती, मोम भी स्मूथ होती है ना, हाँ, तो वैसी ये लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक, वैक्सी क्यूटिकल लेयर। दूसरा फिर उसके नीचे, उस वैक्सी क्यूटिकल लेयर के नीचे जो है, यानी कि उस रीजन को कहते हैं अपर एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे जो है अपर एपिडर्मिस होता है, और वैसे ही नीचे जो है यहाँ नीचे साइड जो है क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है ना। और बीच में जो बच गया, बीच वाला जो रीजन है, उस बीच वाले रीजन्स में इस तरह से जो है ये क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन ग्रीन स्पॉट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कुछ वहां पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एयर पोर्स या फिर एयर सैक, यानी कि वहां पर खाली जगह होती है जहां पर एयर भरी होती है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से वहां पर जो है CO2 ऑब्टेन हो रहा है। तो ये जो लोअर वाला रीजन है, इस लोअर वाले रीजन्स पे क्या होता है बेटा, ये लोअर एपिडर्मिस जो ये लोअर वाला रीजन है, इस लोअर वाले रीजन्स को, इन दोनों को देख रहे हो, इन दोनों को, इन दोनों को, तो इनको कहते हैं गार्ड सेल। बेटा क्या कहते हैं, गार्ड सेल। बोलेंगे प्लांट में कहां से आ गया गार्ड सेल, है ना, ये गार्ड है, GUARD, गार्ड, कुछ और मत समझना, ठीक है ना। तो ये प्लांट की क्या है, गार्ड सेल है। और इन गार्ड सेल के बीच में जो ये पोर्स दिख रहा है तुम्हें, ये पोर्स जो दिख रहे इनको कहते हैं स्टोमेटा पोर्स, ठीक। और इन्हीं स्टोमेटा पोर्स से जो है ये लीफ जो है क्या करता है, CO2 को क्या कर रहा है, यहां से ये ऑब्टेन कर रहा है। इन स्टोमेटा पोर्स से CO2 क्या हो रही है, ऑब्टेन हो रही है लीफ में। और CO2 कहां पर प्रेजेंट होती है, तुम्हें पता ये लीफ है, CO2 तो हर जगह प्रेजेंट होगी ना एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जो है CO2 उसके थ्रू जो है उन स्टोमेटा पोर्स के थ्रू उसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अब ये क्रॉस सेक्शंस व्यू देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं, सारी बात हो रही है स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या करेगा, तो स्टोमेटा की हमने यहां पर बात कर रखी। स्टोमेटा होता क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन अ सरफेस ऑफ लीफ। टाइनी पोर्स का मतलब है बहुत छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, चाहे वो अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो। जो छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, उन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं बेटा, टाइनी पोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब वो अपर वाले सरफेस पे भी होगा, लोअर वाले सरफेस पे भी होगा। अपर सरफेस पे जो स्टोमेटा होंगे वो कम अमाउंट में होंगे, तो इस तरह से एरो से मैंने रिप्रेजेंट करवा रखा है, यानी कि लेस अमाउंट। और जो लोअर वाला रीजन है वहां पर स्टोमेटा क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। अपर वाले रीजन्स में क्यों जो है वो कम होता है, क्योंकि अपर वाले रीजन में डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, ठीक। अगर स्टोमेटा पोर वहां पर ज्यादा होंगे तो वाटर लॉस वहां से ज्यादा होगा, तो उस वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, उस वाटर लॉस को रोकने के लिए ऊपर वाले पोर्शंस में स्टोमेटा कम प्रेजेंट होते हैं। नीचे वाले पोर्शंस, ये नीचे वाले पोर्शंस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती दिन में, है ना। तो हमने पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, गैसियस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये स्टोमेटा ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए है? गैसियस ऑफ एक्सचेंज, गैसियस ऑफ एक्सचेंज। प्लांट में जो गैसेस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? स्टोमेटा की वजह से। यानी कि ऑक्सीजन तो जा रहा है बाहर और CO2 आ रहा है अंदर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं गैसेस ऑफ एक्सचेंज। वो किसकी वजह से हो रहा है? इसी स्टोमेटा पोर्स की वजह से होता है। और ये स्टोमेटा जो है वाटर का लॉस भी करता है। अब वाटर का लॉस वो किस तरह से करता है? यानी कि इवेपोरेशंस भी करवाता है, ट्रांसपिरेशंस भी करवाता है वाटर का। देखिए किस तरह से, यहां पर समझिएगा कि ये टाइप ऑफ स्टोमेटा हमने टॉपिक डाल रखा है। स्टोमेटा दो टाइप का होता है बेटा, ठीक है ना। एक तो ओपन स्टोमेटा होता है, दूसरा क्लोज स्टोमेटा होता है। ओपन स्टोमेटा में क्या होता है कि जैसे हमने स्टोमेटा, ये स्टोमेटा बनाया तो ये जो है गार्ड सेल है, ये क्या है? दो, ये बीन शेप की जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बीन शेप है ना, यानी कि ये बीन शेप जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या है? ये गार्ड सेल है। इसमें भी ये दो बीन शेप की दिखाई दे रही, ये दोनों क्या है हमारे पास? गार्ड सेल हैं। और ये ग्रीन ग्रीन स्पॉट जो यहाँ पर बने हुए हैं उसको बोल रहे हैं क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये जो है स्टोमेटा पोर है, तो ये वाला पोर जो है ओपन है तो हमने इसको क्या बोल दिया? ओपन स्टोमेटा पोर। और ये वाला पोर जो है अंदर का क्लोज है तो हमने बोल दिया क्लोज स्टोमेटा पोर। अब ये स्टोमेटा पोर अगर ओपन होगा तो मैक्सिमम वाटर जाएगा, लॉस होगा, और स्टोमेटा क्लोज होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा। तो क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज होता है दिन के समय पे, ठीक, और रात के समय पे क्या हो रहा है? स्टोमेटा ओपन हो जाता है। दिन के समय में इसलिए वो क्लोज होता है स्टोमेटा क्योंकि वहां से जो है सनलाइट दिन में डायरेक्ट पड़ेगी तो वहां से वाटर लॉस होगा, तो वो क्या होगा? उस टाइम उसने बिल्कुल बंद करी होगी अपनी पोर्स को, ठीक है ना। और रात के समय बिल्कुल चौड़ा हो जाएगा कि कहाँ है, कौन है जो मेरे से पानी निकाल पाए, क्योंकि सन तो होता नहीं है रात के टाइम पे, तो वो बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। कुछ इस तरह से जो है ओपन कर लेता है अपने पोर्स को, क्योंकि जो है रात के टाइम पे सन नहीं होता तो यानी कि इवेपोरेशंस नहीं हो पाता रात के टाइम पे। तो ये भी क्वेश्चंस पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो है स्टोमेटा क्लोज कब होता है, ओपन कब होता है। तो क्लोज वो बेटा डे टाइम पे होता है, ठीक है। क्यों होता है? टू मिनिमाइज वाटर लॉस, वाटर लॉस को कम करने के लिए। और रात के समय पे क्या होता है? ओपन हो जाता है, क्योंकि वाटर लॉस रात के समय पे कहां होगा? रात के समय पे तो सन है ही नहीं। तो ये चीज जो है स्टोमेटा जो क्लोज हो रहा है या फिर स्टोमेटा जो ओपन हो रहा है या फिर क्लोज हो रहा है ना, यानी कि ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है? ये गार्ड सेल की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने यहां पर लिखा रखा है कि ओपन और क्लोज जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? गार्ड सेल। गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल है उस ओपन स्टोमेटा के लिए और उस क्लोज स्टोमेटा के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस एक नंबर में इस तरह से आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस स्टोमेटा पोर्स को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। तो गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर, ये हमने लिख रखा है। अब हम बात कर रहे हैं ये स्टोमेटा पोर क्यों ओपन हो रहे हैं, क्यों जो है ये क्लोज हो रहे हैं, किसकी वजह से? गार्ड सेल। अब गार्ड सेल में ऐसा क्या हो रहा होगा उस बात को ध्यान से समझिएगा कि रात के समय पे, अगर रात के समय की बात हम करें तो रात के समय में गार्ड सेल के अंदर पानी होगा, वाटर होगा, वाटर का कंटेंट मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट होने की वजह से वो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। और जब वो स्वेल करेगी तो स्वेल करके वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, है ना। जैसे स्वेल करेगी, मोटी 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 होगी और ओपन हो जाएगी। तो ओपन होगा तभी जाके ये जो है ये गार्ड सेल जब स्वेल करेगा तो स्टोमेटा पोर क्या होगा? ओपन हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि एट नाइट के समय में मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट इन गार्ड सेल, कि जो गार्ड सेल है उसमें मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है, कॉजेस गार्ड सेल बिकम्स स्वेल, उस वजह से क्या होता है? गार्ड सेल जो है स्वेल हो जाती है और स्टोमेटा पोर्स ओपन हो जाता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली। और दिन के समय की अगर बात करें, डे टाइम की अगर बात करें, वो क्लोज क्यों होता है? क्योंकि डे टाइम में क्या होता है? वाटर उस गार्ड सेल से क्या होता है? निकल जाता है। तो वो गार्ड सेल बिल्कुल जो है, जो पहले रात के समय पे स्वेल हो रखी थी, जैसे सूरज निकला सुबह सुबह तो वो जो बिल्कुल डर गई। डर क्यों गई? क्योंकि वहां का सारा पानी निचोड़ दिया किसने?
पानी जो है इवेपोरेट करवा दिया किसने, उस लाइट ने, सनलाइट ने, ठीक है ना। सनलाइट क्या बोलती है, अपने को क्या है, पानी निकालने का है ना। तो वो पानी कहां से निकालता है, यानी कि वाटर का इवेपोरेशन कहां से करता है, इस गार्ड सेल से करता है। तो दिन के टाइम पे जैसे ही सनलाइट यहां पर पड़ी तो सनलाइट ने वाटर को क्या करा, इवेपोरेट करा। वो इवेपोरेट करने की वजह से वो गार्ड सेल धीरे 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 सिकुड़ने लग जाएगी, श्रिंक होने लग जाएगी। और जब श्रिंक होने लग जाएगी तो वो स्टोमेटा पोर्स क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहां पर लिख रखा है डे टाइम, कि डे टाइम पे जो होता है, एट डे टाइम, दिन के समय, इस तरह से हमने यहां पर लिख रखा है एट डे टाइम वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशंस, की दिन के समय पे जो है वाटर लॉस होता है इवेपोरेशंस की वजह से। इवेपोरेशंस तो तुम समझते होंगे, जब जो है वाटर जो है यानी कि लिक्विड जो है भाप में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशंस। 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा। तो एट डे टाइम वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशंस, देन गार्ड सेल श्रिंक, उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, एंड स्टोमेटा पोर्स बिकम्स क्लोज। आया समझ में, इज इट क्लियर। तो ये है बेटा स्टोमेटा का काम, ठीक है ना। तो स्टोमेटा की डेफिनेशंस पेपर में आती है। ये सारे पॉइंट जो स्टार पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छापिए बेटा। हम आगे बढ़ेंगे कि CO2, अब आगे हम जो है टॉपिक डालेंगे कि CO2 की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों जरूरी है। छापो। वो एक्टिविटी का एम है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि CO2 को जो है बहुत जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसको समझते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है ना। वहां पर क्या बोल रखा है कि 2 प्लांट लीजिएगा, पॉटेड प्लांट, 2 पॉटेड प्लांट लिए, ठीक, उसको जो है कवर कर दीजिएगा बेल जार की सहायता से, ठीक। बेल जार मतलब यहां पर जो है इसे कवर कर दिया, अब यहां अंदर जो है एयर पास नहीं होगी। और जो ए वाला डायग्राम है, उस डायग्राम फिगर ए वाले में क्या रख दो, उस बेल जार के अंदर क्या रख दो, KOH रख दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दो, एक वॉच ग्लास। ये क्या है बेटा, वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास में क्या रख दिया, KOH रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा बेटा, जितनी भी CO2 है यहां पर, वो सारी की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर देगा और प्लांट के लिए कुछ भी CO2 नहीं छोड़ेगा। जबकि बी वाले स्ट्रक्चर में हमने नहीं रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर CO2 प्रॉपर्ली है। तो क्या होता है, जब दोनों में आयोडीन टेस्ट करते हैं तो आयोडीन टेस्ट जो है, ये बी वाला जो है अच्छा आयोडीन टेस्ट हमारे पास देता है, ठीक है, और ए वाला जो है आयोडीन टेस्ट अच्छे से नहीं देता। तो ये बात हमें ये निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है, यानी कि ये बात ये कंफर्म करती है कि भाई यहाँ पर CO2 तो नहीं था, तो CO2 नहीं था तो आयोडीन टेस्ट जो अच्छे से नहीं आया, पर यहाँ पर CO2 प्लांट को मिला प्रॉपरली, तो यहाँ पर आयोडीन टेस्ट अच्छे से आया। तो CO2 जब मिला तभी जाके उसने फोटोसिंथेसिस करा और तभी उसने स्टार्च बनाया और आयोडीन टेस्ट दिया। लेकिन यहाँ पर CO2 नहीं मिला, जब CO2 नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाया, जिस वजह से जो है आयोडीन टेस्ट अच्छे से नहीं आया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है बेटा इस एक्टिविटी का, इसका रिजल्ट है कि अगर हम फिगर ए में देखेंगे, इन फिगर ए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जर्व CO2 कि जो है उस ए वाले फिगर में देखें तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारी की सारी CO2 को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिस वजह से प्लांट नॉट गिव फाइन आयोडीन टेस्ट। तो प्लांट जो है अच्छे से आयोडीन टेस्ट यहां पर नहीं दे रहा है, ठीक। दिस कंफर्म दैट, तो ये कंफर्म क्या कर रहा है, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्टिविटी हमारे पास ये बता रही है कि CO2 जो है बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और CO2 कहां से ले रहा है प्लांट, स्टोमेटा से, अभी पढ़ा ना, हाँ छापिएगा। अब हम देख रहे हैं बेटा प्लांट आल्सो ऑब्टेन अदर रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉइल, कि जो है प्लांट जो है वाटर के अलावा, मिनरल्स के अलावा कुछ और भी मिनरल्स जो है सॉइल से ऑब्टेन करता है। और वो कौन कौन से मिनरल्स है बेटा हमारे पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन यानी कि Fe,
और मैग्नीशियम यानी कि Mg। ये क्या कर रहे हैं, ये और भी मिनरल्स हैं जो प्लांट क्या करता है, सॉइल से ऑब्जर्व करता है, ऑब्टेन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पास इस नाइट्रोजन से रिगार्डिंग कि नाइट्रोजन को किस तरह से जो है वो ऑब्टेन करता है। तो इस नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के प्लांट में दो मेथड होते हैं, दो मैकेनिज्म्स होते हैं। एक तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब समझते हैं बेटा, एक तो इनऑर्गेनिक फॉर्म और दूसरा ऑर्गेनिक फॉर्म, इनको एक एक करके समझते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में, किसके द्वारा, लाइटनिंग के द्वारा, यानी कि बिजली के द्वारा जो है, जब बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, कितना परसेंट प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। जब बिजली कड़कती है यानी कि लाइटनिंग जब होती है तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इधर इधर हर जगह जो है 78% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, बिजली कड़कने की वजह से वो नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में, ठीक। और वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो है फिर सॉइल के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं, मिक्स विद सॉइल के साथ, यानी कि सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, है ना। फिर जो है वो रूट्स में मिलके जो है, यहां से रूट्स से जो है वो नाइट्रोजन कंटेंट क्या करता है, मतलब वो नाइट्रोजन की कमी जो है पूरी करता है प्लांट अपने आप में, ठीक। तो ये है इनऑर्गेनिक फॉर्म, मतलब इसमें कुछ ऑर्गेनिक वाली चीज है नहीं, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है, ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है, यानी कि यहां से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में डायरेक्टली प्लांट्स क्या करता है, फिर ऑब्टेन करता है, ऑब्जर्व करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। अब हम ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कहां पर, नोडुलेटेड रूट ऑफ पल्स, यानी पल्सेस प्लांट जो होते हैं या पल्सेस क्रॉप जो होती है उनमें कुछ नोडुलेटेड रूट होती है। नोडुलेटेड रूट का मतलब यहां पर हमने बात कर रखा है नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट ऐसी होती है, नोडुलेटेड रूट का मतलब होता है जिनकी रूट में नोड्यूल्स बने हैं, थोड़ा मोटे मोटे करके देख, मोटे मोटे रूट्स होती हैं, उनके बीच बीच में थोड़ा मोटा मोटा यानी कि स्वेल टाइप का हुआ रहता है, ठीक है। तुम लोगों ने भी देखा होगा दाल के पौधे जब भी कभी उखाड़ के देखे होंगे, निकाल के देखे होंगे, तो उनकी जो जड़ें होती हैं उनके बीच बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हुई रहती है। तो वो स्वेलिंग वाले रीजन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। फिर वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो नाइट्रोजन को किस में, ऑर्गेनिक मैटर में वो कन्वर्ट करता है, यानी कि वो नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहा है कौन, राइजोबियम। फिर उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे नाइट्रोजन जो है, ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे नाइट्रोजन प्लांट में क्या हो रहा है, फिक्स कराता है कौन, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। वो राइजोबियम कहां पर प्रेजेंट होता है, नोडुलेटेड रूट ऑफ पल्स क्रॉप, यानी कि जो दाल वाली फसलें होती हैं उनके रूट में प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरह से ये नोडुलेटेड रूट है। मान लीजिए यहां पर क्या है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बिल्कुल हंस रहा है मजे से। तो जैसे ही यहां पर जो है ये बिल्कुल हंस रहा है मजे से, ये बैक्टीरिया है ना, तो ये क्या करता है, उसे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में। हम बोल रहे हैं ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा, अगर हम इधर को देखें ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। और फिर जाके जो है उसका यूज अप कर रहा है क्या, प्लांट, इस तरह से वो रूट के थ्रू यूज अप कर रहा है। यानी कि चाहे इनऑर्गेनिक मेथड हो तब भी रूट के थ्रू ये एब्जॉर्ब करेगा, और चाहे ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक फॉर्म हो तब भी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन। तो हम लास्ट में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि नाइट्रोजन कैन यूज थ्रू रूट्स, है ना, कि भाई रूट्स के थ्रू जो है नाइट्रोजन यूज होता है, यानी कि एब्जॉर्ब होता है किसमें, प्लांट में। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट थ्रू रूट, कि जो है रूट के थ्रू वो क्या हो रहा है,
एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? ये दोनों फॉर्म हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे समझ में छापो।